यदि आप RAS IAS की तैयारी करना चाहते हैं और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं चाहते, तो फिर स्वागत है पतंजलि IAS जयपुर में, जहां पढ़ाती है दिल्ली की टॉप फैकल्टी डॉक्टर SS पांडे सर, धर्मेंद्र सर, राजेश मिश्रा सर, सुजीत सर, रितेश जसवाल सर, AK अरुण सर, शंकर झा सर। सभी को गुड मॉर्निंग हो गया। अभी है, हम लोगों की परीक्षा खत्म होने वाली है। ये हम लोग टेस्ट दे रहे हैं आपके सामने। आवाज आ रही है? हम लोग अभी तक बैठ करके आप लोगों के सामने टेस्ट दे रहे थे और ये कोचिंग जगत की विडंबना है कि हमारा टेस्ट वो लेते हैं जिनको इस विषय के बारे में ज्ञान नहीं होता। तो जैसा कि सर ने कहा, सर हमारे मित्र हैं और मित्र की आवाज हो और हम ना आए तो ये मित्र धर्म नहीं है। तो मैं सदैव उपस्थित रहूंगा अपने विषय के साथ। सोशियोलॉजी नाम सुना होगा आपने, इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी, जो भी मैं पढ़ाता हूं। मेरी परीक्षा यही है कि मैं 1983 से पढ़ रहा हूं और 93 से पढ़ा रहा हूं, तो उम्मीद है कि मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ठीक है। अभी तक हम लोग जो भी बातचीत कर रहे थे वो हम टीचर पे फोकस था कि आप कोचिंग कर रहे हैं तो आपको पहचानना होगा, टीचर की क्वालिटी को देखना होगा, ये जानना होगा। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष है कि टीचर के साथ आपका भी एक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। इस कंपटीशन में टीचर से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका एफर्ट है। इस परीक्षा को पास करने में मुझे लगता है कि लगभग 80-90% भूमिका आपकी है। जो भी 10-15% भूमिका हम लोग निभाते हैं आपको पढ़ा करके, वो निभाते हैं। और हर कदम पर आप गलतियां करते हैं। गलती नंबर 1, क्या पढ़ना है? हर जगह मिस्टेक है। किसी ने कुछ कहा, आपने पढ़ना शुरू किया। मुझे लगता है कि इस एग्जाम को पास करने में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप किस चीज को पढ़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी सब्जेक्ट मैटर आप पढ़ रहे हैं उसको कैसे पढ़ रहे हैं, ये कौन डिसाइड करेगा? आप कैसे पढ़ रहे हैं? मैटर तो बहुत सारी किताबें लिखी हुई है, भरी पड़ी है। आपको किसी भी सब्जेक्ट मैटर के किस डायमेंशन को छोड़ना है और किस डायमेंशन को पकड़ना है, ये आप सामान्य चीज नहीं है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा। एक टॉपिक है आपका, सभी जानते हो आप, लिंगानुपात। नाम सुना है आपने? यहां से जाओ और किसी भी पुस्तक में जाकर के खोजो, जो सामान्य सब्जेक्ट मैटर है वो यही होता है कि लिंगानुपात क्या है, भारत में लिंगानुपात की क्या स्थिति है, भारत में यदि लिंगानुपात कम है तो क्यों कम है, इसके क्या कारण है, लिंगानुपात को ठीक करने के लिए क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। हम जब किताब खोलते हैं तो ये सब्जेक्ट मैटर है, ये डायमेंशन है, हमें लिंगानुपात का अर्थ पढ़ना चाहिए, भारत में लिंगानुपात की क्या स्थिति है पढ़ना चाहिए, उसके कारण पढ़ना चाहिए, सुझाव पढ़ना चाहिए, दैट्स ऑल। यहां से क्वेश्चन नहीं आ रहा। अब लिंगानुपात पे सवाल कहां से आ रहा है, ये जनरली पुस्तकों में नहीं मिलेगा। उसके डायमेंशन पे हमें देखना होगा ना। 2011 में जब जनगणना हुई और आंकड़ा आया तो पाया गया कि 1991 में लिंगानुपात 927 था। लिंगानुपात समझ में आ रहा ना? प्रति 1000 पुरुषों पर 927 महिलाएं थी, सबसे कम। 2001 में आंकड़ा आया तो इंक्रीज हुआ, बढ़कर के 933 हो गई, अच्छी स्थिति। और फिर 943 हो गई
2011 के आंकड़ा में स्थिति सुधर रही है। भारत सरकार ने पीठ थपथपाया कि हमने डेवलपमेंट किया, हमने वुमेन एम्पावरमेंट किया, महिलाओं को शिक्षा दी, विकास हुआ, जिसके कारण लिंगानुपात इंक्रीज हुआ। लेकिन इस आंकड़े में कुछ कंट्राडिक्शन था। कंट्राडिक्शन यह था कि छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात था 991, विश्व औसत 990 है, 991, और समृद्ध राज्यों में हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में लिंगानुपात घट करके 895, 893 हो गया। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ की तुलना में समृद्ध राज्य है, और जब समृद्धि, विकास, महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण ही लिंगानुपात को बेहतर करने का कारण है, तो फिर इन राज्यों में लिंगानुपात बेहतर होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में बेहतर नहीं होना चाहिए। यूपीएससी ने सवाल पूछा कि छत्तीसगढ़ की तुलना में या गरीब राज्यों की तुलना में इन समृद्ध राज्यों में लिंगानुपात खराब क्यों है? सवाल यहां से आया, कहीं नहीं मिलेगा। अगर हम पिछड़ेपन को हायरार्की बनाए तो मानते हैं कि शेड्यूल ट्राइब सबसे पिछड़ा समुदाय है, इसके बाद शेड्यूल कास्ट, इसके बाद ओबीसी, इसके बाद जनरल कैटेगरी। अगर हम सामुदायिक आधार पर देखते हैं, धार्मिक आधार पर देखते हैं तो क्रिश्चियन है, सिख समृद्ध है, हिंदू है, और हिंदू से सबसे नीचे अगर चले जाओगे तो मुस्लिम समुदाय सबसे पिछड़ा है। मुस्लिम समुदाय का लिंगानुपात हिंदू से भी बेहतर है। सिख का लिंगानुपात घट करके 903 है। ट्राइबल कम्युनिटी का लिंगानुपात 953 है। मेरी बात समझ में आ रही है? यूपीएससी ने सवाल पूछा कि जनजातीय समुदाय में अनुसूचित जातियों की तुलना में लिंगानुपात बेहतर क्यों है? सवाल है यूपीएससी का। 1991 से 2011 तक लिंगानुपात बेहतर हुआ, 927, 933, 943, और शिशु लिंगानुपात डिक्रीज किया, 945 था 1991 में, 927 हुआ 2001 में, और 919 हो गया 2011 में। बहुत कंट्राडिक्शन है कि एक तरफ लिंगानुपात सुधर रहा है तो शिशु लिंगानुपात गिर क्यों रहा है? इसका क्या कारण है? सोचने वाली बात है कि आखिर इस तरह की समझ हमें कौन देगा? और यहीं पर बातें आकर के टिकती है जो अभी तक चर्चाएं चल रही थी कि इसके लिए कहीं ना कहीं भले हमारी 10 या 15% भूमिका है, पढ़ना आपको है, सब्जेक्ट मैटर हम बताते हैं, पढ़ना आपको है, कैसे पढ़ना है हम बताते हैं, पढ़ना आपको है, क्या समझ बनानी है यह सहयोग हम करते हैं, समझ बनाना आपको है। लेकिन वो 10-15% भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग एक नए पौध हो, निश्चित रूप से आप अपने कैरियर को बनाने आए हो, इसीलिए भटक रहे हो। जहां भी आपको अच्छा लगेगा आप वहां जाओ, ये सच्चाई है। लेकिन ये 3 बातें जो मैंने कही, इसके लिए कहीं ना कहीं टीचर महत्वपूर्ण है। लिखने की बारी आती है, आप प्रश्न को कैसे समझते हो, इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो सामान्य धारणा आपकी रही होगी, हरित क्रांति प्रश्न में दिखा तो फिर आगे पीछे नहीं दिखे। अब हरित क्रांति के बारे में जितनी बातें जानते हैं उतनी बातें लिख दिए। एलोबरेट, इलुस्ट्रेट, इवेलुएट, एग्जामिन, अकाउंट फॉर, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन। आपके प्रत्येक प्रश्न के अंत में कुछ इस तरह की शब्दावलियां होती है, और इन शब्दावलियों की कुछ विशेष मांग होती है, कुछ अलग डिमांड होती है। हरित क्रांति पर आप सब कुछ भी रहे, इवेलुएट रहे, एक्सप्लेन रहे, एलोबरेट रहे, कुछ भी रहे, और आप एक ही बात लिख दो, नंबर नहीं आएगा, या आएगा भी तो जितना आना चाहिए उतना नहीं आएगा। जहां तक मुझे लगता है कि 3-4 लाख लोग इस एग्जाम में राजस्थान में बैठते होंगे, 10-12 हजार लोग मेंस लिखते होंगे, आया ना, और फाइनली 800 लोग सेलेक्ट होते हैं। अगर 12,000 मेंस लिखते हैं तो 11,200 बच्चे फेल होते हैं। 3 लाख बच्चे पीटी देते हैं, वो सब फेल होते हैं, 800 बच्चे फाइनली सेलेक्ट होते हैं। आप समझ सकते हो कि सेलेक्ट होने के लिए आपके नॉलेज का लेवल क्या होना चाहिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
आप बार बार मेंस लिख रहे हो और मेंस लिखने के बाद 11,200 में आ रहे हो। 11,200 मतलब जो बाहर हो गए। आपको 800 में आना है, आपको फाइनल सिलेक्शन में आना है, चाहे वो सिविल सेवा परीक्षा राजस्थान की हो, चाहे वो यूपीएससी की हो। आपके लिए एक एक छोटी से छोटी चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न की क्या मांग है, इसकी समझ आपकी होनी चाहिए। हमें उस फ्रेम में कैसे प्रेजेंटेशन करना है, यह आपका बेहतर होना चाहिए। सही उत्तर तो होना ही चाहिए, ये तो बेसिक है कि आपका आंसर सही होना चाहिए। आपका प्रेजेंटेशन शानदार होना चाहिए। प्रेजेंटेशन के बाद फिर बारी आती है आपकी अपनी मौलिकता दिखाने की। कहां फ्लो चार्ट देना है, कहां डायग्राम देना है आपके आंसर में, किस चीज को हाईलाइट करना है, किस चीज को गौन करना है। आपको एक स्टेज ऐसा आता है जहां आप अपने प्रश्न के उत्तर को निखारते हो, आप अपने प्रश्न के उत्तर को खूबसूरत बनाते हो, और इन सब के माध्यम से आप एग्जामिनर के परसेप्शन को मैनेज करते हो, एग्जामिनर के सोच को अपने फेवर में करने का प्रयास करते हो। एग्जामिनर से आपको अंक छीनना होता है, एक स्टेज यही आता है। अभी तो सामान्य रूप से आप पढ़ोगे कैसे अंक छीनना है, क्या क्या चीजें छोटी छोटी चाहिए, और यही जो लास्ट का स्टेज है जहां बाकी से आप हर प्रश्नों में अगर एक एक 1.5 2 नंबर अधिक ले लिए, हर पेपर में अगर 10-15 नंबर आपने अधिक ले लिया, तो आप 11,200 की कैटेगरी में ना करके 800 की कैटेगरी में आ जाओ। तैयारी सब करते हैं, लेकिन उसमें से सफल कुछ ही होते हैं, और ये सारी बातें आकर के फोकस्ड हो जाती है बच्चा टीचर पर। अगर हम कहें तो इस कोचिंग के दो ही पक्ष हैं, एक छात्र और दूसरा टीचर। आपको पढ़ना है और हमें पढ़ाना है। नोट्स कहीं भी मिल जाएगा, नोट्स का तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पता नहीं, मैं भी नोट्स बनवाता हूं, अपने संस्थान में देता हूं, मजबूरी है हमारी। लेकिन मुझे याद है यहां सुजीत जी बैठे हुए हैं। सुजीत सर, जब मैं पढ़ाना दिल्ली में शुरू किया था तो आप इंटरव्यू दे रहे थे। उस समय बच्चे नोट्स अपने बनाते थे। मुझे याद है हम लोग किताब रिकमेंड कर देते थे कि ये किताब पढ़ लो, क्लास में आओ, क्लास में हम पढ़ाएंगे, हम आपको समझाएंगे, हम आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। आप नोट्स नहीं, आप किताब लो, 2-3 किताब ले लो, नोट्स अपने से बनाओ। मुझे याद है कि हिंदी माध्यम के क्लास में लगभग 95% बच्चे, हम सर साथ में पढ़ाते थे, वो हिंदू मैगजीन पढ़ना, हिंदू अखबार खुद पढ़ते थे। हिंदी माध्यम के बच्चों के घर में हिंदू अखबार आता था, और वो सारे के सारे बच्चे उतना अंग्रेजी जानते थे जिससे अखबार को पढ़ सके, बेहतर स्टडी मटेरियल को वो समझ सके। आज क्या हो गया है, हिंदू का संपादकीय हिंदी में ट्रांसलेशन करके आपको दे दिया जा रहा है, नोट्स बना के आपको दे दिया जा रहा है, हिंदू अखबार का हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको दे दिया जा रहा है। एक उस समय था जबकि रिजल्ट भी होता था हिंदी माध्यम से, बताने की जरूरत नहीं है। एक जमाना था कि इकोनॉमिक सर्वे आता था सर, और फोटो स्टेट वाले कमाते थे इतना पैसा, क्योंकि इतना ऐसे करके इकोनॉमिक सर्वे का फोटो कॉपी करा करके रखते थे। बच्चे खरीद के घर ले जाते थे और फिर उसको बैठ करके इकोनॉमिक सर्वे से अपना नोट्स बनाते थे। आज बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि कौन कोचिंग इकोनॉमिक सर्वे का क्रक्स निकाल के हमको दे रहा है, कौन कोचिंग अखबार का हमको हिंदी ट्रांसलेट करा करके दे रहा है, कौन कोचिंग हमको नोट्स बना करके दे रहा है। मुझे तो लगता है कि आपकी प्रतिभा की हत्या करना है। मैं बहुत कड़वा बात बोल रहा हूं, लेकिन कभी आप सोचो कि यदि आप खुद अपने नोट्स को पढ़ करके बनाते तो इससे आपकी क्षमता घटती या बढ़ती? यदि खुद आप संपादकीय को पढ़ते तो इससे आपकी समझ बढ़ती या घटती? यदि खुद आप इकोनॉमिक सर्वे को लेकर के प्रॉपरली पढ़ करके, टीचर से समझ करके और अपने से उसका क्रक्स निकालते तो इससे आपको याद भी होता और आपकी क्षमता भी बढ़ती। तो इस कोचिंग जगत में रितेश सर ने भी कहा और मैं भी कह रहा हूं, एक जमाना था, एक कहानी यही है कि एक मास्टर था, बच्चों को पढ़ाता था, बच्चे ज्यादा हो गए,
मास्टर ने एक बड़ा हॉल लेकर के बच्चे को पढ़ाना शुरू किया। एक सेठ की नजर पड़ी कि अच्छा बिजनेस है। सेठ पैसा लेकर आया और वो ये काम शुरू कर दिया, और एक दौर चला। मास्टर पर से डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए सेठ ने बाकी चीजों पर निवेश करना शुरू किया। बड़ा बड़ा विज्ञापन दे दिया। सर ने कहा कि फर्नीचर अच्छा कर दिया, बिल्डिंग अच्छा कर दिया, ताकि टीचर पर से उस सेठ की डिपेंडेंसी कम हो। क्योंकि टीचर है, पढ़ाता है, उसमें दम है और उसमें स्वाभिमान भी है। उस सेठ के अधीन नहीं होगा। और सेठ को पैसा कमाना है। उस सेठ कहां का पैसा कमा रहा? वो टीचर का पैसा है जो सेठ कमा रहा। जो कल तक टीचर अकेले कमा लेता था, किसी भी तरह के फर्नीचर पर नीचे बैठा करके 2 आदमी रख करके और कोचिंग चला लेता था, पढ़ा देता था, रिजल्ट भी दे देता था। हाँ या ना? आज विदेश की कंपनियां आ गई, आपको पता ही होगा। ऑनलाइन पे देखो तो बहुत सारे ऐसे फंड आ गए। उनका उद्देश्य क्या है? नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं आज एजुकेशन के फील्ड में जहां विदेशों से पैसा लगा हुआ है, जो 3,000-4,000 करोड़ लेकर के आई हैं। उनका पर्पस क्या है? उनके लिए टीचर की क्वालिटी, अर्हता क्या है? टीचर बच्चे को पास करा दे या टीचर उनका बिजनेस बढ़ा दे? जवाब दो। बिजनेस बढ़ा दे। उस कंपनी के लिए वो टीचर बेहतर है जो उसके बिजनेस को बढ़ाए, जो उसके बिजनेस को बढ़ाए। बच्चे को पास कराए ये जरूरी नहीं है। बच्चा तो अपने बल पर पास करेगा, इसमें क्षमता है, वो उस भीड़ में से मैटर को खोजेगा। लेकिन कई लोग इसी भीड़ में समाप्त हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ये ऐसा प्रवाह है जिसमें कई लोग बहते जा रहे हैं और बह जाएंगे। सावधान आपको होना है, अलर्ट आपको होना है। आपका कैरियर दांव पर लगा हुआ है। आपका जो 3 साल 4 साल अगर बर्बाद हो गया तो आप कहां जाओगे? तो मुझे लगता है कि जो लक्ष्य आपका है उसमें आपको सावधान होना जरूरी है, आपको पढ़ना जरूरी है। आप जब तक पढ़ने के लिए आतुर नहीं होगे, आप जब तक इस चीज को नहीं समझोगे, तब तक हम कितना समझाएंगे, दूसरे कितना समझाएंगे। हम कुछ और बताएंगे तो दूसरे कुछ और बताएंगे। हर आदमी अपने पक्ष को जस्टिफाई करने का प्रयास करेगा। हम लोग अपने पक्ष को जस्टिफाई कर रहे हैं। एक आदमी कहेगा देखो हमारे यहां 100% एसी चल रहा है, चिल्ड वातावरण में बैठ के पढ़ोगे। वो फर्नीचर की बात मैं कर रहा हूं। बट एक कैसे आप समझोगे कि कौन सही है और कौन गलत है? और इसके लिए एक ही उपाय है बच्चा, इसका एक ही मंत्र है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और जिस दिन ये पढ़ोगे ना, उस दिन तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी बातचीत तो हम लोग क्लास में करेंगे। आज थोड़ा मैं जो दृश्य दिख रहा है, मैं बड़ा कभी कभी रहता है, लगता है कि क्या हो रहा है। एक दौर हुआ करता था, पूरा कोचिंग का रूप ही अलग था। कहीं भी बैठ करके पढ़ा देते थे, लेकिन सब कुछ अब बड़ा देखना पड़ रहा है। सर लगे हुए हैं। मैं सर को जान रहा हूं। आज तक कि कभी इस तरह से नहीं रहे। कभी हम लोग नहीं रहे कि ये ट्यूबलाइट लगाया जाए, सुंदर बनाया जाए, सजाया जाए, वहां अच्छा रिसेप्शन बनाया जाए। ये क्या हो रहा कि कहीं सेठ हमारे बच्चे को लेके ना चला जाए? यही डर है ना। एक बेहतरीन टीचर होते हुए भी हम डरे हुए हैं कि सेठ हमारे बच्चे को लूट के ना ले जाए। बढ़िया रिसेप्शन दिखा करके, बड़ा बिल्डिंग दिखा करके, बड़ा विज्ञापन दिखा करके हम भी लगे हुए हैं सब चीज में सजाने में। जितना हो सकता है हम भी टाई पहना दिए हैं, हम भी लटका दिए हैं, हम भी रिसेप्शन पे बैठा रहे हैं। उतना नहीं बिठा सकते हैं, पैसे नहीं हमारे पास। प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये बात मैं अंत में यही कहूंगा कि हमें जो भी है, ये लोग को यहाँ बैठ करके बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि
अपनी पहचान का मोहताज है। आज यूट्यूब और सोशल मीडिया का दौर है, आप चाहो तो सबके बारे में एक अच्छा खासा परिचय प्राप्त कर सकते हो। इस सेमिनार का आशय यही है कि सर का एक लाइन याद है, मैं बहुत पहले एक बार और आया था, मैं यहाँ पहले भी आया हूँ, पढ़ाया हूँ, कि फोटो सब दिखाते हैं और पढ़ाते हम हैं, पढ़वाते हम हैं। मतलब दिल्ली के शिक्षकों की फोटो सब दिखाते हैं लेकिन वहाँ के लोगों से पढ़वाते हम हैं। तो ये सेमिनार इस बात का प्रमाण है कि हम सब आएंगे और सर के साथ खड़ा होकर के हम सब इस बात को कमिट करते हैं कि हम सब आपको आकर के पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल फोटो दिखाया जाए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।